चलो, बुद्धि का फल पार्ट 2। निकल गया सबका? गेट खोल दो थोड़ी। हाँ, दोनों गेट खुले रहने दो। अब लिखाई बंद कर। RS क्या घर पे स्पीड नहीं है क्या लिखने की? बिना स्पीड के क्या कर लोगे? कुछ नहीं है? अच्छा फैल रहा क्यों? उसी में डाल दो कूलर में। गिर गया कूलर में डाल दो। ये बस बाकी बैठे हैं। सुने, पार्ट 2 बुद्धि का फल। तो यह किताब में जो चैप्टर दिया जा रहा है यह बहुत ही आपको सोचनीय समझने वाला विचार है, सूझबूझ वाला है, तर्क वितर्क करने वाला है। अगर आपको तर्क करना नहीं आता, किसी बात का सटीक जवाब देना नहीं आता, तो आपको वहां चुप रहना पड़ता है। ठीक है? और जब व्यक्तियों को चुप रहना पड़ता है तो उनके ज्ञान का कोई मतलब नहीं। आप बात ऐसी करें कि दूसरे का ध्यान आकर्षित हो जाए, है ना? कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो उसका तर्क देकर आप उसका जवाब दें। ऐसा नहीं कि आपने उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो आप ज्ञानी माने जाएंगे, नहीं। तर्क के साथ अगर अपन कोई जवाब भी सही देते हैं जिससे सामने वाला संतुष्ट हो जाता है, सामने वाला आपकी बात के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो उसी को बुद्धिमान व्यक्ति कहते। सूझबूझ से किसी समस्या का हल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कहा कि यह रेखा है, इस रेखा को छोटा करना है, तो आपने क्या किया? उसको मिटाने लगे, हो गई छोटी। ये गलत है। यह रेखा अगर छोटी है, इससे आप बड़ी रेखा खींच दो तो ये छोटी हो गई। ये है तर्क, है ना? अकल का काम क्या है कि इससे हमें बोलना भी नहीं पड़ा और हमारी वो अपने आप छोटी हो गई। यानी अगर आप पड़ोसी धनवान आदमी है और उससे आप छोटा करना चाहते हैं तो आप उससे लड़ाई लड़ोगे, गलत। उसको मारोगे, गलत। उसके धन को छीनोगे, गलत। सबसे बढ़िया क्या है? पढ़ो, मेहनत करो और इतने अमीर हो जाओ कि उसका धन आपके सामने कम हो जाए। अपने आप गरीब हो गया, नहीं हो गया है? तो इतनी अकल आपके अंदर होनी चाहिए। वो अकल नहीं है। आपसे कहा जाए कि क्या करना, मेहनत जरूर लगेगी, मगर वास्तविक में यही सही सत्य है। ठीक? तो इस पाठ के माध्यम से आपको समस्याओं का सूझबूझ या निराकरण करना सीखना है कि समस्याएं अगर आती हैं आपके सामने, कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो उसको कैसे आप हल करोगे? समस्याओं का सूझबूझ के साथ, सूझबूझ यानी सोच समझकर, सूझबूझ से निराकरण करना। निराकरण माने जानते हैं? निराकरण, समस्या को हल कर देना, समस्या का समाधान कर देना, निराकरण कहलाता है। ठीक है? समस्या को निराकरण कर देना, हल कर देना, समस्या मिटा देना, कोई दिक्कत परेशानी है उसको खत्म कर देना, समस्या का निराकरण कहलाता है। तो इस पाठ के माध्यम से आपको एक उल्टी सी समस्या आती है बीरबल और अकबर के सामने, तो बीरबल उस समस्या को बड़ी सूझबूझ से सोच समझकर उसको हल कर देता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद का परिचय। तो कक्षा 4 में आप पढ़े थे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से बांटा गया है, नहीं 4 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला शब्द होता है देशज शब्द, जो देश की भाषाओं से उत्पन्न हुआ है उस शब्द को कहते हैं देशज शब्द। जो विदेश की भाषाओं से उत्पन्न हुआ है शब्द, वो विदेशी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशी शब्द। उन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। आगत माने विदेश से आए हुए शब्द, विदेश से आए हुए शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। उसके बाद तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के आज ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, यानी संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है उन शब्दों की, तो उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है? उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अच्छा, वे शब्द जिनका बिगड़ा हुआ रूप हम प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कक्षा 4 में कि ये लिखा है तैर, तैर
पहले बोला जाता था, लेकिन अब बोलने जाने लगा है ते। पहले कृषक बोलना जाता था, कृषक, अब बोला जाने लगा है किसान। क्या बोला जाने लगा है? किसान। तो जे वाले जो शब्द हैं संस्कृत के, ज्यों के त्यों आज अगर हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों को हम कौन से शब्द कहते हैं? तत्सम। कौन से सम? तत्सम। और जे वाले जो शब्द हैं जो आज बिगड़ करके परिवर्तन उनका प्रयोग करते तो जे है तद्भाव। कौन से शब्द है? तद्भाव शब्द। समझ में आया? अब देश की भाषाओं को बोलते हैं देशज शब्द। कौन से शब्द? देशज, यानी देश की भाषा से जा माने जन्म लेने वाला, पंकज माने पंख यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो जा माने जन्म लेने वाला। देश की भाषाओं से जन्म लेने वाले या देश की भाषा से उत्पत्ति होने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते। और विदेशी शब्द उन्हें विदेशज भी कह सकते हैं। विदेशी, किसी का दूसरा नाम विदेशज क्या हो जाएगा? विदेशज। जो विदेश की भाषाओं से जन्म लेने वाले शब्द हैं या उत्पत्ति होने वाले शब्द हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? विदेशज। समझ में आया? देशज शब्द और विदेशज शब्द। उसके बाद अब आता है अपना एक होता है संकर शब्द। संकर, देखें आप, संकर, जे वाला संकर है ये गलत है, जे वाला सा लगाओ आपने, जे वाला। अब दिख गया शंकर, वो शंकर माने शिवजी होते, जो मैंने पहले लिखा था शंकर, वो शंकर माने शिवजी। ठीक है, महादेव, भोलेनाथ है ना, दीनानाथ, भंडारी, वो शंकर जी। भूतनाथ, शशिभूषण, भूतनाथ, शशिभूषण है, गौरापति। ठीक है, तो जे शंकर कौन है? ये शंकर वो है कि जो दो भाषाओं के शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, वह संकर शब्द कहलाता है। संकर माने मिला हुआ, मिक्सचर, मिश्रित। जैसे मैंने क्या जोड़ दिया, जैसे मैं बताता हूं, संकर शब्द आपको बताएंगे आगे चल के। ठीक है, संकर यानी दो भाषाओं से जुड़ने वाले। ठीक, उसके बाद तो जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हो गए हैं? 4। अब शब्दों की शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी मैंने अभी जे वाला सा बना दिया अगर, तो कौन सा संकर हो जाएगा? शिवजी वाला। जे वाला संकर लिख दिया तो संकर यानी मिश्रित, तो इसका अर्थ बदल गया। उसके बाद जो, अच्छा ड्रम में डाल देना है, ड्रम का ढक्कन खोल के ड्रम में डाल देना, कोई बात नहीं। अब तैल, तैल आपका क्या है? पुराना शब्द है, इसको सुधार करके शुद्ध बनाया गया तेल। कौन सा शब्द बनाया गया? तेल। ठीक, तो ये तेल शब्द जो आपके हैं शुद्ध हैं, इनका प्रयोग अपने जीवन में आप करेंगे तो उन शब्दों को शुद्ध वर्तनी कहेंगे। ठीक है, जैसे पहले आप लोग क्या लगते थे? पारवात, पारवात। अब लेकिन ये शुद्ध नहीं रहा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पारवत। तो ये है आपकी शुद्ध वर्तनी। और शुद्ध वर्तनी यानी वाक्यों में भी शुद्ध प्रयोग करना आना चाहिए। ये नहीं हूं मैं खाता डेली रोटी, तो ये आपका वाक्य सही नहीं है ना, वाक्य भी सही, मैं डेली या मैं प्रतिदिन रोटी खाता हूं। ठीक है, तो वाक्यों में भी शुद्ध वर्तनी होना चाहिए, शब्दों में भी शुद्ध वर्तनी होना चाहिए, तभी आपकी शुद्ध भाषा बन सकती है। अब है पर्यायवाची शब्द, जो हमने पाठ 1 में पुष्प की अभिलाषा में पुष्प और अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द सीखे थे, समानार्थी शब्द सीखे थे, वो शब्द आप अभी हमें इस पाठ के अंत में भी मिलेंगे। पर्यायवाची माने समानार्थी शब्द, मायने। ठीक है, मुहावरे, मुहावरे शब्द वे शब्द ये वाक्यांश कहलाता है। मैंने आपको कक्षा 4 में बताया था कि मुहावरे का एक टुकड़ा जो होता है दूसरे टुकड़े में प्रयोग करके एक पूरा वाक्य बन जाता है। ठीक है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अलग होता है, लेकिन इसका एक रुचि पूर्वक और मार्मिक अर्थ निकलता है। मार्मिक माने अच्छा मर्म देने वाला, रुचि उत्पन्न करने वाला। आई बात समझ में? जैसे नाकों चने चबाना, तो क्या कोई नाक से चना चबाता है? नहीं, लेकिन नाकों चने चबाना यानी बहुत परेशान करना। ठीक है,
नाक में दम करना, क्या नाक में दम आती है? नहीं आती। तो इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ अलग है, लेकिन वास्तविक अर्थ जो होता है, रहस्यमयी अर्थ जो होता है, रुचिपूर्वक अर्थ जो होता है, ठीक है, वह अलग होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से मुहावरों का भी वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के अंत में, वाक्यांश माने वाक्य का टुकड़ा, अंश माने हिस्सा, टुकड़ा। तो वाक्यांश, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द देना। जैसे जो इलाज करता है, तो इतना बड़ा वाक्य हो गया, उसे हम डॉक्टर, उतना ना कह के सीधा कह दो डॉक्टर। जो चिट्ठियां बांटता है, इतना ना कह के सीधे कह दो डाकिया। ठीक है, पोस्टमैन। और इनको कहते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कभी ना मरता हो, अमर। ठीक है, जो कभी ना मरता हो, अमर। तो अमर शब्द कह देने से आपका वही अर्थ निकल जाता है। तो कई शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वे भी पढ़ेंगे। और वाक्य की रचना, जो मैं आपको वाक्य के बारे में बता रहा था कक्षा 4 में, कि वाक्य में एक कर्ता होता है, कार्य करने वाला, एक क्रिया होती है जो काम किया जाता है, एक कर्म होता है जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो इसमें देखें आप, मोहन पत्र लिखता है। आपको समझ में आ गया होगा कि मोहन आपका क्या है? करता है, यानी कार्य करने वाला। लिखने वाला कौन है? मोहन। और पत्र क्या है? कर्म है, यानी काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पत्र पे। कोई भी काम कर रहे हैं, पेन चला रहे हैं, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? पत्र पे। और लिखता क्या हो गया आपका? क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, और है भी आपका क्रिया ही है। तो इसमें कर्ता कर्म क्रिया होता है। जब हमारा वाक्य में सबसे पहले कर्ता रख देते हैं, तो वे वाक्य कर्ता प्रधान वाक्य कहलाते हैं। जब वाक्य में हम कर्म को उठा के सबसे पहले रख देते हैं, तो कर्म प्रधान वाक्य कहलाता है। और जब क्रिया को सबसे आगे रख देते हैं, तो वो क्रिया प्रधान वाक्य कहलाता है। समझ में आया? ठीक। तो वाक्यों की रचना आपको करना आना चाहिए। अगर इसी वाक्य को हम तोड़ के कैसा लिख दें? पत्र है मोहन लिखता। अब क्या आपको इस वाक्य का समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए इन शब्दों का एक सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक माने ऐसा मेल जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसे सार्थक कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को, मिलाने को, जोड़ने को वाक्य कहते हैं। तो क्या ये आपके शब्द सार्थक लिखे हुए हैं? नहीं, इसका मेल सही नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। ये आपका वाक्य सही है। देखिए, जैसे आपको नमक, ना और माँ और का, नमक शब्द आपका वर्णों का सार्थक मेल है। ना वर्ण, माँ वर्ण और का वर्ण, तीनों वर्णों को हमने सही तरीके से रख दिया और इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये शब्द बन गया है। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वर्ण शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। समझ में आया? सार्थक माने ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जिससे कुछ अर्थ निकले, निरर्थक नहीं। सार्थक का उल्टा क्या हो जाएगा? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। है निरर्थक देखें, जैसे का और ना और मां, कनम। तो क्या इन शब्दों, इन वर्णों का मेल सही है? नहीं है। मेल भली बना दिया है, लेकिन उससे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, नहीं मिल रहा, इसलिए वह हमारा निरर्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है। समझ में आया? तो वाक्य को आपको रचना करनी आना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं आगत शब्द। आगत शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो विदेश की विभिन्न भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। आगत माने आए हुए। और ये भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? विदेश की भाषाओं से आने वाले आगत। अच्छा, आगत शब्द कुछ और होता है, पाठ के अंत में पढ़ेंगे। शायद जिनके अंत में आ की आवाज आती है, उन शब्दों को हम आगत शब्द भी कहते
गत माने पीछे और आ माने आने वाला। जिसके पीछे आ की मात्रा आती है उसे आगत शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द मैंने पहले बता दिया, तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी की भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आया? अब पढ़ेंगे एक एक करके। तो इस पाठ के माध्यम से आपको क्या सीखना है? समस्याओं का सूझबूझ के साथ निराकरण करना, परेशानियों को सोच समझकर अकल के साथ हल करना। समझ में आया? किंवदंती, देखो किंवदंती माने जानते हैं आप? नहीं जानते? क्या होता किंवदंती? बूढ़े पुराने आदमियों से के मुंह से मौखाद रूप से जो कही गई कहानी को किंवदंती कहते हैं। बूढ़े पुराने बुजुर्ग आदमियों से मौखाद रूप से जो बातें चली आ रही हैं पुराने जमाने की, उन बातों को हम किंवदंती कहते हैं। ठीक है? किंवदंती के अनुसार यानी बूढ़े पुराने की बातों के अनुसार बीरबल अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मंत्री था। अकबर राजा था, सम्राट था, मुगल सम्राट था। ठीक है? अकबर कौन था? मुगल सम्राट था। उसके दरबार में एक चतुर आदमी था जिसका नाम था महेश दास। बीरबल पता हिंदू था, महेश दास था, लेकिन महेश दास बहुत चतुर था और अकबर ने उन्हें अपना नाम बीरबल, अकबर ने महेश दास को नाम रख दिया था बीरबल। अकबर के दरबार में एक रामतनु मकरंद पांडे, रामतनु पांडे भी रहते थे। अब आप लोग नहीं जानते, रामतनु पांडे उनको कहते हैं जो ग्वालियर में जिसकी वो बनी है तानसेन। तानसेन ग्वालियर में समाधि बनी है तानसेन, उनके गुरु बौस खां के पास में तानसेन की समाधि बनी हुई है। तो तानसेन जो थे वो रीवा के राजा के दरबार में रहते थे। कहाँ पे? सतना रीवा के दरबार में, राजा के दरबार में रहते थे। क्या? नहीं, अकबर नहीं रहता, अकबर तो दिल्ली में रहता था, लेकिन उनके दरबार में वो रहते थे रामतनु पांडे। कौन? रामतनु पांडे, पांडे यानी हिंदू। लेकिन अकबर उनको अपने दरबार में ले गए और वहां पर उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया? तानसेन। रामतनु पांडे का नाम रख दिया तानसेन और महेश दास का नाम रख दिया बीरबल। समझ में आई बात? सुने, किंवदंती के अनुसार बीरबल अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण मंत्री था। बीरबल अत्यंत चतुर एवं बुद्धिमान था। उसके बुद्धिमानी के किस्से दादा दादी नाना नानी से आपने बहुत सुने होंगे या कहानी किताबों में भी पढ़ा होगा। उसी तरह का एक प्रसंग, उसी तरह की एक घटना, उसी तरह का एक वार्तालाप बुद्धि की चतुराई या बुद्धि के फल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। सुने, एक रोज की बात है। रोज माने इंग्लिश शब्द है, वो उर्दू शब्द है रोज माने दिन, रोज माने दिन और रोजे माने बहुत सारे दिन। ठीक है? एक रोज की बात है यानी एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका का राजा का एक दूत पहुंचा। बादशाह माने सम्राट, हिंदी में सम्राट बोलते हैं, शहंशाह। बादशाह माने शहंशाह। तो बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, नई तरह, देखो धन मांगता तो हर कोई दे देता, पैसे मांगता हर कोई दे देता, घोड़े हाथी मांगता हर कोई दे देता, जमीन मांगता हर कोई दे देता, लेकिन उसने एक अजीब तरह की मांग रखी। लंका के राजा के दूत ने, दूत माने संदेश वाहक ने, संदेश भेजने वाले ने एक अजीब तरह की मांग की। उस मांग क्या की कि मुझे, वो मांग करते हुए कहा आलम पनाह। आलम पनाह माने हे बादशाह। ठीक है? इस प्रकार से एक सम्मानीय शब्द बोला जाता है बादशाहों में उर्दू भाषा में। आलम पनाह है, आपके दरबार में एक से एक बढ़कर बुद्धिमान है, होशियार है और बहुत बहादुर दरबारी मौजूद है। बहुत बहादुर आपके साम्राज्य में दरबारी मौजूद है, यानी बुद्धिमान है और होशियार हैं और दरबार जो है बहुत बहादुरी वाले हैं। महाराज, हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा
बुद्धि भरने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि हमारे लंका के महाराज ने हमें आपके पास इसलिए भेजा है कि आप बीरबल के पास जाकर के एक घड़ा भर बुद्धि भर के ले आओ और उनकी बुद्धि को अपन लोग यहाँ पर लेंगे तो हम लोग बुद्धिमान हो जाएंगे। लेकिन बुद्धि क्या घड़े में भरी जा सकती है? नहीं। तो जैसा अजीब सा प्रश्न था, अजीब सी मांग थी, तो अजीब सा इस समस्या का सूझबूझ का हल हो जा। देखिए, हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप बुद्धि भर घड़ा बुद्धि भर के दे देंगे, कि आप इसका बंदोबस्त किसी ना किसी तरह से जल्दी ही कर देंगे। हमारे महाराज को आप पे विश्वास है, भरोसा है कि निश्चित जल्दी से जल्दी आप लोग बुद्धि भर घड़े को तैयार करके आप हमें जल्दी पेश कर देंगे या दे देंगे। वो नहीं सुनता है, कुछ नहीं आता उसको समझ, मुझे पता है। एक यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। अजीब सी मांग थी तो उन्हें अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ और चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग है, क्या मूर्खों की तरह मांग रहे हो। धन मांगो, रुपया मांगो, पैसा मांगो, जमीन मांगो, सैनिक मांगो, घोड़ा मांगो, हाथी मांगो, हथियार मांगो, तो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन ये तो भैया बुद्धि भर घड़े भर बुद्धि मांग रहा, क्या बेतुकी बात है। ठीक है, भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जाता है? किया जा सकता, लगता है, अब महाराज सोच रहे हैं मन में, लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। क्या मजाक? हंसी उड़ाना चाहता है, मजाक बनाना चाहता है। ठीक है, कहीं वह इसमें सफल हो गया तो फिर महाराज को, बादशाह को भी लगा कि अगर वो हमारे मजाक उड़ाने में सफल हो गया तो हमारा तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। तो फिर देखो जी, तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया कि बीरबल के पास है बुद्धि, उससे करवाते हैं ये काम। तुरंत तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे शायद यह कार्य बीरबल के बस का हो, बस का भी ना हो, मगर फिर भी हो सकता है बीरबल भी एक घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त ना कर पाए। फिर भी पूछने में क्या जाता है, पूछ लेते हैं कि भैया एक घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कर सकते हो कि नहीं, मगर फिर भी उससे बताने में क्या बुराई है। बादशाह ने ऐसा सोचा। जब बीरबल को बादशाह के पास बुलाने का कारण पूछा गया कि बीरबल को क्यों बुलाया जाए, तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे। कौन कहने लगे? बादशाह। आलम पनाह चिंता की, अच्छा, बीरबल कहने लगे मुस्कुराते हुए कि आलम पनाह चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी। जो आपको घड़े भर बुद्धि चाहिए उसकी व्यवस्था हो जाएगी, परेशानी की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, इट्स ओके, सब काम हो जाएगा। ठीक है ना, बुद्धि से काम करो, सब हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बीरबल ने कहा लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। तो भाई उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे पास अगर आइडिया है, विचार है, तो मुंह मांगा समय मिल जाएगा, ऐसी कौन सी बात है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या, सीधे उन्होंने कह दिया, बीरबल को मन मांगा समय दे दिया गया और बीरबल को जितना समय चाहिए था हफ्तों का वो दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, बीरबल का भी नौकर, क्योंकि वो तो मंत्री था, तो मंत्री तो के अंडर में कई लोग कर रहे थे, तो खास नौकर को उन्हें आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि छोटे मुंह वाले कुछ घड़ों की व्यवस्था करो, ऐसे घड़े लाओ जिनके मुंह छोटे हो, सकरे हो। ठीक है, नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया, यानी आदेश को माना। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। कद्दू की बेल होती है ना, लता, उसके पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़े को ले लिया और बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़े भी फूल कद्दू के फूल पर इसी प्रकार से रख दो। तो नौकर ने भी रख दिए, इसी तरह कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और खुद वहां से चले गए। और उन्होंने कहा इन घड़ों को प्रतिदिन अच्छी तरह से देख रेख करना है, कोई फोड़ ना दे, फोड़ जाएंगे तो कद्दू तो बड़े हो जाएंगे और फिर वो घड़े में थोड़ी ना रहेंगे। उन्होंने कहा फूटना नहीं चाहिए, ये इन घड़ों की देख रेख कीजिए सावधानी पूर्वक। बादशाह अकबर
अकबर के कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा, बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो तुरंत उत्तर दिया आलम बना है, इस कार्य को हो चुका, यह कार्य मतलब कार्य हो चुका समझे, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, इसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब, लबालब माने भरपूर, पूरी तरह भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा तो कद्दू के फल घड़े में जितने बड़े हो गए उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, जितने बड़े हो गए थे घड़े में, उसको देख करके उन्होंने नौकर की प्रशंसा की कि वाह आपने अच्छी देखरेख की, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई। बीरबल ने किससे कहा? नौकर से कहा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी कुशलता पूर्वक से कौशल के साथ साथ निभाई, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। क्या देंगे? इनाम। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत बादशाह अकबर को दरबार में बुलवाया। क्या? इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया। लंका का दूत को बैठने के लिए गेस्ट रूम में बिठाया, रोके रहे, फिर तैयार हो गया तो बुलवाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। जैसे वो दूत आया तो बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज सुनते ही बीरबल का सेवक या नौकर एक बड़े थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बड़े सीने फुला के आया तो बड़े शान से हाजिर हुआ। हाजिर माने उपस्थित हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया, उसे लंका के दूत के हाथों में सौंप दिया। बीरबल ने उस थाली से घड़ा उठाया, लंका के दूत के हाथ में सौंप दिया। लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए। भेंट माने तोहफे में दे दीजिए, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि खाली होने पर हमारा घड़ा कीमती बर्तन है, जैसा का तैसा मिल जाना चाहिए। हमारा कीमती घड़ा है, इसको फोड़ना नहीं और खाली भी करना, ठीक है, और जैसे का तैसा में मिल जाना चाहिए। उसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे राजा में बुद्धिमान होंगे तो इस घड़े से जो रखा हुआ फल है, बुद्धि का फल तभी साबित होगा, यानी बुद्धि अकल तुम्हारा राजा तभी मानी जाएगी जब वह बिना तोड़े वह कद्दू या खाली हो जाए। ठीक है, कद्दू निकल आए या खाली हो जाए। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ जरूर। बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर देख लीजिए। और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि के फल की आवश्यकता पड़े, और बुद्धि के फलों की आवश्यकता पड़े, तो ऐसे मेरे पास 5-6 और घड़े रखे हुए हैं या तैयार हैं। परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई है, हमारी भी बुद्धि बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है। ठीक है, भला हमें भी क्या सूझी? बीरबल का भी कोई जवाब नहीं, हमें भी क्या सूझी या हमें भी क्या अकल आई? और बीरबल ने उसका हल निकाल ही दिया। भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे कि बुद्धि से घड़े में बुद्धि भर के लाई जा सकती है, ऐसी बात मैंने सोची कैसे? कौन कह रहा है? दूत कह रहा है कि भला ऐसी बात मैंने सोची कैसे कि बुद्धि में घड़े में बुद्धि का फल भरा जा सकता है। और यही मांग लेने के लिए मैं यहाँ तक आ चुका।